आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड साइफा, मतलब इनके अंदर प्रजनन साइकोन के अंदर किस प्रकार का होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्शन इन साइफा टेक्स प्लेस बाय बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो साइकोन के अंदर जो प्रजनन है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन की बात करें, इन साइफा asexual reproduction occurs as the result of accidental fragmentation of the body or due to exposure to unfavorable environmental condition, or it may be a part of their normal life cycle। तो अलैंगिक जो जनन है इसका ये अचानक कोई घटना होने की वजह से उसके शरीर के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसके फ्रेगमेंटेशन हो जाना, उनके खंड हो जाना उसके शरीर का, या फिर वो ऐसे वातावरण में जी रहा है जहाँ उसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, या फिर उसके सामान्य जो उसका जीवन काल है। तो इन तीनों परिस्थितियों में उनके अंदर अलैंगिक जन्म हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन की वजह से, या ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, या फिर नॉर्मल लाइफ, उसके नॉर्मल जो जीवन काल चक्र है उसमें। तो they reproduce asexually by budding and regeneration। तो पुनर्जनन की वजह से या जो मुकुलन है उसकी वजह, वो उस तरह ये अलैंगिक जनन करता है मुकुलन के द्वारा और पुनर्जनन के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनके अंदर प्लूरोपोटेंसी और टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है, जिससे वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं और पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है। ठीक है ना, तो उस वजह से इनके अंदर रीजनरेशन भी पाया जाता है। और दूसरा जो मुकुलन है वो अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है। दूसरे जीवों में भी यदि बात करें तो अलैंगिक जनन होता है तो उसमें मुकुलन विधि भी पाई जाती है। तो इनके अंदर मुकुलन और रीजनरेशन ये दो मेथड्स है जिसके थ्रू ये अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप। सामान्यतः यदि ये अलैंगिक जनन करता है तो उसके लिए जो कॉमन टाइप है वो क्या है, बडिंग है। नॉर्मली ज्यादातर सामान्य जिसको कहें तो सामान्यतः ये मुकुलन के द्वारा लैंगिक जनन करता है। ऑन द साइड्स ऑफ द पेरेंट बॉडी स्मॉल बड्स, जहां पर अपन ने स्ट्रक्चर देखा था वहां पर एक छोटी सी बड्स उसके साइड में से निकलती है, जो बाद में ग्रो करता है और फुल ग्रोथ होने के बाद पूरा परिपक्व या मैच्योर होने के पश्चात वो वहां से डिटेच हो जाता है उसके पेरेंट बॉडी से, और इट लाइव फ्रीली, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से वह रहता है। द यंग वंस आइदर डिटेच टू टेक ए इंडिपेंडेंट लाइफ और रिमेन्स एज ए न्यू मेंबर ऑफ द कॉलोनी। या तो फिर ये स्वतंत्र रूप से रहेगा या फिर उसका एक नया सदस्य के रूप में वो कॉलोनी में, उसके कॉलोनी के अंदर मतलब रहता है, जहाँ पर बहुत सारे साइकोन होते हैं उनके साथ में अटैच रहता है, या फिर ये अलग हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से और स्वतंत्र रूप से रहेगा। और सम टाइम जब रिप्रोडक्शन देखा गया, एक तो अपने रीजनरेशन कहा गया, दूसरा जो अलैंगिक जनन है वो विशेष प्रकार का जो कोशिका है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है, स्पेशल मास ऑफ सेल्स विच इज नोन एज जेम्यूल। ठीक है ना, एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर, मटके नुमा आकृति स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं समाई होती है, कंटेनिंग आर्क्योसाइट्स। ठीक है ना, ये विशेष प्रकार की कोशिका है जो सेक्सुअल जो सेल्स है उनका निर्माण करती है, आर्क्योसाइट्स। जहाँ पर अपने विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं पड़ी थी वहां पर आर्क्योसाइट्स बारे में पढ़ा था। तो आर्क्योसाइट्स, बहुत सारी आर्क्योसाइट्स इस जेम्यूल के अंदर जो मटके नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर पाई जाती है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडोजीनियस बडिंग, जो कि आंतरिक मुकुलन के लिए उत्तरदायी होती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेम्यूलेशन। और ये प्रक्रिया इंडोजीनियस बडिंग मतलब आंतरिक उसके स्ट्रक्चर के अंदर बडिंग होती रहती है। तो सच टाइप ऑफ मुकुलन या सच टाइप ऑफ बडिंग इज नोन एज इंडोजीनियस बडिंग, और इस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, जेम्युलेशन। साइफा इज आल्सो हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पैरा के इट हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो इनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है, ये पुनर्जनन करते हैं।
द पीस ऑफ देयर बॉडी, मतलब उसका कोई छोटा सा टुकड़ा, व्हेन केप्ट इन ए सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस मासेस ऑफ सेल्स। अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि वातावरण के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, वातावरणीय जो अनुकूलित परिस्थितियां उनके लिए नहीं होती है, तो उनका शरीर खंडों में विभक्त हो जाता है और उन खंडों को उठा के उनके सूटेबल एनवायरनमेंट में, यदि सूटेबल वातावरण में जो उनके लायक है उस वातावरण में उनको रख दिया जाए, तो दे प्रोड्यूस द मासेस ऑफ सेल, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित करने लगते हैं और एक यंग स्पॉन्ज के रूप में विकसित होते हैं। दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू रिप्लेस द बॉडी पार्ट्स लॉस्ट बाय इंजरी, तो इनके अंदर ये भी क्षमता पाई जाती है कि वो जो इंजरी हो गई है, डैमेज हो गए हैं, घाव हो गया है, उन पार्ट्स को, उन जगहों को वो रिप्लेस कर देते हैं और उस जगह नई कोशिकाओं का या नए पार्ट का निर्माण हो जाता है। ये क्षमता भी इन स्पॉन्जेस के अंदर देखी जाती है, देखी गई है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर लैंगिक जनन की। ये तो बात होगी पिछले इस स्लाइड में अलैंगिक जनन की, जो कि ये बडिंग द्वारा, जीनरेशन द्वारा, या जेम्यूल में जिसके द्वारा एंडोजीनियस बडिंग होती है उसके द्वारा, और दूसरा इसके अंदर क्षमता पाई जाती है कि वो जो डैमेज हो गए हैं पार्ट उनको ये रिमूव कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह नई ग्रोथ हो जाती है। और छोटा सा जो फ्रेगमेंटेशन हो गया है, खंडित हो गया है, वातावरण जब इनको अनुकूलित नहीं था तो वो अनुकूलित वातावरण में उस पीस को टुकड़े से रख दिया जाए या उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए तो वो एक यंग स्पॉन्ज के रूप में विकसित हो जाता है। लैंगिक जनन साइफा इज ए मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट स्पॉन्ज, तो ये द्विलिंगी जीव है, दोनों जो सेक्स अंग है, ऑर्गन है, वो एक ही स्पॉन्ज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, लैंगिक जनन गैमेट के उत्पन्न से शुरू होता है, दैट जनरली अराइज फ्रॉम आर्क्योसाइट्स, तो आर्क्योसाइट्स तो कोशिकाएं हैं, वो उत्तरदायी होती है युग्म निर्माण के लिए, यानी कि स्पर्म और ओवम के लिए, या फिर आर्क्योसाइट, या क्या कहते हैं आर्क्योसाइट या फिर कोइनोसाइट। तो मेनली तो मुख्य रूप से तो आर्क्योसाइट है, नहीं तो फिर वो कोइनोसाइट है, जो कि जो ये गैमेट्स युग्मक होते हैं स्पर्म और ओवम, उनका निर्माण करती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्क्योसाइट्स टू एन ओवम टेक्स प्लेस थ्रू ए ग्रोथ, फूड स्टोरेज एंड मियोसिस एट द एंड ग्रोथ फेज। तो जो आर्क्योसाइट्स का रूपांतरण है एज टू एन ओवम के रूप में, वो वृद्धि करता है, भोजन को संग्रहित करता है, और अर्धसूत्री विभाजन से वो एक ओवम के रूप में निर्मित होती है, ओवम के रूप में विकसित होती है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस फ्रॉम आर्क्योसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स, तो स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु, दोनों का विकास आर्क्योसाइट्स या फिर कोइनोसाइट्स होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो आर्क्योसाइट कोशिकाएं हैं वो इन युग्मों के प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है। तो स्पर्म और ओवम दोनों कोई आर्क्योसाइट्स या कोइनोसाइट्स से विकसित होता है। स्पॉन्ज ऑल्दो आर hermaphrodite, cross budding is ensured by the different, तो ये द्विलिंगी तो है, लेकिन अपने आप में अपने ही अंडाणु को अपने ही शुक्राणु के द्वारा ये निषेचित नहीं करते, क्योंकि इट इंश्योर्स बाय द डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म और ओवम का जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता का समय है जो, वो अलग अलग है, क्योंकि ये प्रोटोगेनियस है। जितने भी स्पॉन्ज है वो क्या है, प्रोटोगेनियस है। प्रोटोगेनियस उन जीवों को कहा जाता है जिन जीवों के अंदर ओवम पहले विकसित होता है और स्पर्म बाद में विकसित होता है, और प्रोटोएंड्रियस उन जीवों को कहा जाता है जिनके प्रजनन के दौरान या रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी के दौरान, यानी कि उनकी परिपक्वता के दौरान या वयस्क होने पर उनके अंदर स्पर्म पहले विकसित होता है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो पहले विकसित होती है, तो वो प्रोटोएंड्रियस कहलाते हैं। और जिनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि ओवा विकसित होता है, तो वो प्रोटोगेनियस कहलाता है। तो यहाँ स्पंज क्या है, प्रोटोगेनियस है, ओवम पहले विकसित हो जाता है, तो दूसरे स्पंज के स्पर्म के द्वारा उस ओवम क्या है वो निषेचित होता है। तो इसलिए ये ब्रीडिंग जो है, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग है, ये इंश्योर्ड होती है बाय द डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम ऑफ स्पर्म एंड ओवम। द स्पर्म सेल्स हैव लॉन्ग टेल, तो यहाँ पर स्पर्म है उसकी एक लंबी पूंछ है, टेल है, जो नॉर्मली स्पर्म स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर देखने को मिलती है, और ये पानी के अंदर
स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। दे फाइंड देयर वे टू एक्सकरेंट कैनाल, तो ये जब पानी का बहाव होता है उसी के साथ ये एक्सकरेंट कैनाल तक पहुंच जाते हैं। एंड स्वेप्ट आउट विद द वाटर करंट सो एज इवेंचुअली रीच द इनकरेंट कैनाल, तो ये एक्सकरेंट कैनाल से इनकरेंट कैनाल तक, इनकरेंट कैनाल में पहुंचते हैं अपने आप को, एक्सकरेंट कैनाल तक पहुंचने के लिए इनकरेंट कैनाल के थ्रू जो पानी का बहाव है उसके द्वारा ये स्पंज में जाते हैं और वहां पर ये स्पर्म में दूसरे के स्पंज के अंडाणु को निषेचित करते हैं। द ओवा आर अमोबिड, जो ओवम है, अंडाणु है, वो क्या है, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है। वंडर थ्रो है, तो ये मूव करता है लेकिन उसके शरीर से बाहर नहीं, शरीर के अंदर मूव करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है जो अमोबिक टाइप होता है, अमीबा आकार का होता है, तो इसलिए मूवमेंट करता है। जो मेजोबिलिया जो स्पेस है इन बिटवीन पेनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म, जो बाहरी आवरण है और जो आंतरिक आवरण है उसके बीच में जो स्तर पाया जाता है जिसको मेसेनकाइमा बोलते हैं या मेजोबिलिया बोलते हैं, तो वहां पर ये अमोबिक आकार के जो ओवम है, अंडाणु है, वो घूमते रहते हैं। ओवा में ग्रो अप इन साइज बाय इंजेस्टिंग अदर सेल, तो ये अपनी वृद्धि करते हैं दूसरी कोशिकाओं को ग्रहण करके। द स्पर्म डू नॉट डायरेक्टली एंटर द ओवम, तो जो स्पर्म है वो सीधे तौर पे ओवम के साथ प्रवेश, ओवम के अंदर प्रवेश नहीं करता। रेदर दे टेक अप हेल्प द कोइनोसाइट्स, ये कोइनोसाइट की मदद से ही अंडाणु को निषेचित कर पाता है, जो अपन इस डायग्राम में भी इसको देखेंगे। व्हेन द स्पर्म सेल्स इंटर द रेडियल कैनाल, जब स्पर्म कोशिकाएं रेडियल कैनाल में प्रवेश करती हैं तो उसके अंदर जो मौजूद कोइनोसाइट है, नियर, जो कोइनोसाइट किसके नजदीक होती है, अंडाणु के नजदीक, वो क्या करती है, उसको कैप्चर करती है, उसको स्पर्म को ऑब्जर्व करती है। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं ये रेडियल कैनाल है, ये क्या है, रेडियल कैनाल है, और ये क्या है, ये अंडाणु। तो इसके पास जो ये मौजूद क्या है, ये कीटाणु कोशिका है, वो क्या करती है, उस स्पर्म को ग्रहण करती है, ठीक है ना। तो दिस कोइनोसाइट्स देन डिस्कार्ड द फ्लेजेला, जैसे ही वो स्पर्म को ग्रहण करती है उसके थोड़े समय पश्चात जो उसका कसाब है वो कसाब मुक्त हो जाती है, ठीक है ना, कसाब मुक्त हो जाती है। एंड कोलर कम्स क्लोजर टू द एग्स, और उसका जो कॉलर है वो किसके, ओवम के नजदीक आ जाता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। तो जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है उनके अंदर मौजूद जो कीटाणु कोशिकाएं हैं जो अंडे के पास में होती है वो स्पर्म को ग्रहण करती है, और जैसे ही जब स्पर्म को ग्रहण करती है, या अपन यूं कहें बाय द हेल्प ऑफ कोइनोसाइट्स, एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, तो इसका जो ओवम है वो स्पर्म से तभी निषेचित हो पाता है जब कोइनोसाइट्स उनको मदद करती है। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ इनके अंदर प्रवेश करता है तो इनका जो ये फ्लैजिलम है ये इनको, ये कोशिकाएं छोड़ देती है और स्पर्म को अंडे तक पहुंचाती है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं 1 by 1 स्टेप, ये पहला, ठीक है, जब ये रिसीव करता है उसको प्राप्त करता है स्पर्म को, उसके बाद ये कोइनोसाइट कोशिका है इसके अंदर ही धस जाती है और स्पर्म को रिलीज करती है ओवम के लिए, और ऑब्जर्व भी करती है, वही उसको कैप्चर करती है, ग्रहण करती है स्पर्म को और अंडे तक, ओवम तक पहुंचाती है, जो इस डायग्राम के थ्रू आप देख रहे हैं, ठीक है ना। द स्पर्म देन द स्पर्म इज ट्रांसफर्ड टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, उसके पश्चात कोइनोसाइट्स जो कीटाणु कोशिका है उनके द्वारा स्पर्म को ओवम को ट्रांसफर किया जाता है और फिर ओवम उससे निषेचित होता है। तो दिस कोइनोसाइट्स नेम, तो इनको क्या कहा जाता है, वाहक कोशिकाएं या कैरियर कोशिकाएं जो कैरी करके लेके जाती है स्पर्म को कहां तक, ओवम तक। तो द स्पर्म दूसरे स्टेप, उसके पश्चात पहले कोइनोसाइट्स कोशिकाओं ने अपना कसाब जो फ्लैजिलम है उसको छोड़ा, उसके पश्चात स्पर्म है उन्होंने अपनी टेल को छोड़ दिया, उसने अपनी टेल को छोड़ दिया, एंटर्स इन द एग, तो वो अपने फिर उस ओवम के अंदर प्रवेश कर जाता है। द कैरियर सेल्स इज अल्टीमेटली अब्जॉर्ब्ड बाय द मदर स्पॉन्ज वेयर अर्ली डेवलपमेंट आल्सो टेक प्लेस, और उसके बाद जो ये कैरियर भाग कोशिकाएं हैं जो कोइनोसाइट्स जो स्पर्म को लेके आई थी वो अवशोषित कर दी जाती है स्पॉन्ज की कोशिकाओं के द्वारा। द लार्वा फोर्सेज इट्स वे इनटू द रेडियल कैनाल, उसके पश्चात जैसे ही जो फर्टिलाइज्ड होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के पश्चात जैसे ही लार्वा बनता है तो लार्वा फोर्सफुली रेडियल कैनाल में आ जाता है, और रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील से होता हुआ वो स्कूलों के द्वारा बाहर हो जाता है, और फिर वो वहाँ उनका डेवलपमेंट होता है।
अभी है एम्ब्रियो का विकास यानी कि डेवलपमेंट, जो अलग अलग अवस्था है निषेचन के पश्चात की, उसको अपन इस डेवलपमेंट टॉपिक के थ्रू डिस्कस करते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग, निषेचन के पश्चात का जो एग जाइगोट, वो उसके अंदर क्लीवेज होता है ओलिगोब्लास्टिक प्रकार का, और यंग एम्ब्रियो लाइज इम्बेडेड इन द मेसेनकाइम नियर द कोइनोसाइट, जो कि छोटा सा एक एम्ब्रियो जो कि मेसेनकाइमा है, जो कोइनोसाइट्स के पास की जो मेसेनकाइमा लहर है वहां पर ये दर्शा हुआ रहता है। द फर्स्ट थ्री क्लीवेज, पहले जो प्रकार का जो विदलन है उसमें वर्टिकल मतलब जो जाइगोट है उसमें इस प्रकार के वर्टिकल कितने 8 पिरामिडल ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। द नेक्स्ट क्लीवेज होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है। तो इस टाइप से, ठीक है ना, पहले वर्टिकल क्लीवेज होता है फिर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है। तो आप अपन आगे उस डायग्राम में भी इसको डिस्कस करेंगे। इन दिस स्टेज 8 वर्टिकल क्लीवेज होते हैं तो 8 वो बन गए, और फिर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है तो टोटल बन जाते हैं 16 सेल्स। तो लोअर में 8 और अपर में भी 8, तो ऐसे कुल मिला के ब्लास्टोमेर्स इन दिस सेल स्टेज द लोअर टायर्स ऑफ 8 लार्ज ब्लास्टोमेर्स, और नीचे वाले जो टेयर कॉल्ड मैक्रोमेर्स, और जो and the upper tier of 8 small blastomeres is called micromer। तो इस प्रकार से ओरिजेंटल और जो वर्टिकल डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, विदलन होता है, उस वजह से 16 कोशिकाएं निर्मित होती है, और ऊपर वाली और नीचे वाली। तो 8 जो नीचे वाली होती है ब्लास्टोमेयर, लोअर टियर है, वो कॉल्ड मैक्रोमेयर, वो बड़ी कोशिकाएं कहलाती है ब्लास्टोमेयर की, और जो नीचे ऊपर वाली होती है वो 8 सेल्स ब्लास्टोमेयर की छोटी वाली माइक्रोमेयर्स कहते हैं। तो मैक्रोमेयर्स और माइक्रोमेयर्स बनती है लोअर टायर और अपर टायर, लोअर मैक्रोमेयर, अपर माइक्रोमेयर। द मैक्रोमेयर लाई अगेंस्ट द पेरेंटल कोइनोसाइट्स। तो जो मैक्रोमेयर कोशिका है, जो बड़ी वाला लेयर है, बड़ी कोशिकाओं वाला, तो वो कोइनोसाइट्स के अपोजिट में होता है, अगेंस्ट, while the micromeres lie in embryos एनिमल हेमिस्फीयर। तो जो इसका एनिमल पोल होता है उस तरफ की माइक्रोमेयर, उस तरफ की माइक्रोमेयर जो छोटी कोशिकाओं वाला स्तर है वो उस तरफ होता है। द मैक्रोमेयर्स स्टॉप डिवाइडिंग। तो जो ब्लास्टोमेयर की बड़ी कोशिकाओं वाला जो स्तर है वो विभाजित नहीं होता, स्टॉप डिवाइडिंग, एंड द माइक्रोमेयर कंटिन्यू। तो माइक्रोमेयर जो है यानी कि जो अपर लेयर है, छोटी छोटी कोशिकाओं वाला, वो विभाजित होता है और उनके अंदर कसाब भी विकसित होता है, फ्लेजिला डेवलप होता है, प्रोजेक्टेड इनटू ब्लास्टोसील, और वो फ्लेजिला किस तरफ की होता है, ब्लास्टोसील की तरफ निकला हुआ रहता है। ये माउथ डेवलप्ड एट द सेंटर, और जो मुख है वो किसमें, मैक्रोमेयर। तो यहाँ पर डिवाइडिंग तो नहीं होती, लेकिन जो मुख है उसका निर्माण किसके अंदर होता है, जो बड़ी बड़ी कोशिकाओं का जो स्तर है ब्लास्टोमेयर के अंदर, मैक्रोमेयर, उनके अंदर माउथ डेवलप होता है, और जो कोइनोसाइट्स कोशिका है वो माइक्रोमेयर से डेवलप होती है, उनके अंदर फ्लेजिला डेवलप होता है, और वो फ्लेजिला ब्लास्टोसील की तरफ निकला हुआ होता है। और ये जैसे ही मैक्रोमेयर में माउथ डेवलप हो जाता है, मुख विकसित हो जाता है मैक्रोमेयर्स के अंदर, तो उसके पश्चात ये क्या कहते हैं, जो पेरेंटल कोशिकाएं हैं उनको खाने लग जाती है, इंजेस्टेड करने लग जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। अनयूजुअल प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस टाइम। तो इस प्रकार का अनयूजुअल प्रोसेस, प्रक्रिया शुरू हो जाती है व्हेन इन्वर्सन अकर्स एंड द सेल्स पास थ्रू द माउथ टू टर्न एम्ब्रियो इनसाइड। तो ये इन्वर्जन मतलब यहाँ इंजेस्टेड किया मतलब अंदर की, उसका जो बीच में माउथ बन गया, मुख बन गया, तो उसके अंदर की तरफ कोशिकाएं जानी शुरू हो जाती है, जो कि बड़ी होती है, और वो किसकी होती है, मैक्रोमेयर्स वाली होती है। एम्ब्रियो इनसाइड द ब्रीजिंग द फ्लेजा टू द आउटर सरफेस। तो इस प्रकार जो occurs in the inside pass through the mouth to turn embryo inside and the bringing the flagella। तो अब क्या है कि जो छोटी जो अंदर की तरफ थी वो क्या है, कोशिका बाहर की तरफ आ जाती है। किस वजह से, जो मैक्रोमेयर्स हैं उनकी कोशिकाएं अंदर की तरफ, माउथ के थ्रू, मुख के थ्रू वो अंदर की तरफ चली गई, इन्वर्जन हो गया है, और जो छोटी कोशिकाएं थी, माइक्रोमेयर्स थी, जो कि कसाबीय युक्त थी, वो बाहर की तरफ
आ गई है और जो फ्लैजेला है तो वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो गया। तब पहले ये क्या है, अंदर की तरफ ब्लास्टोसील में प्रोजेक्ट था। यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं ये जाइगोट, ये इनके अंदर क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ और यहाँ पर 8 सेल बनी। फिर इनके अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ तो टोटल कितनी बन गई, 16 सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ब्लास्टोमेयर है और ये आर्क्योसाइट्स कोशिकाएं ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गई है कि स्पर्म और ओवम का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये टोटल 16 कोशिकाएं होगी, जिसमें से बाहर की तरफ पहले क्या थी, मैक्रोमेयर्स। तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमेयर्स, नॉन डिवाइडिंग, मतलब ये विभाजित नहीं होती है, ये मैक्रोमेयर्स जो पहले बाहर की तरफ थी। और अंदर की तरफ है वो माइक्रोमेयर्स, छोटी कोशिकाएं हैं, वो क्या है, वो कसाबी युक्त है, वो फ्लैजिलेटेड। ठीक है ना, फिर क्या होता है, जो मैक्रोमेयर्स उसमें मॉक डेवलप होता है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहीं पर डेवलप हुआ। तो क्या हुआ, जो ये छोटी कोशिकाएं थी ये बाहर की तरफ चली गई। ये यहाँ पर ये जो माइक्रोमेयर्स है ये बाहर, तो ये क्या कहलाएगी, छोटी वाली ये माइक्रोमेयर्स कहलाएगी और बड़ी वाली ये मैक्रोमेयर्स कहलाएगी, जो कि नॉन डिवाइडिंग है, नॉन फ्लैजिलेट है, जबकि माइक्रोमेयर्स डिवाइडिंग है और फ्लैजिलेटेड है। और इनवेजिनेशन की वजह से जो बड़ी कोशिका है वो, ठीक है ना, इसकी वजह से जो माइक्रोमेयर्स है वो बाहर की तरफ आ गया और जो मैक्रोमेयर्स है वो अंदर की तरफ चले गए और धीरे 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 सारी मैक्रोमेयर्स लॉस हो गई और जो माइक्रोमेयर्स है वही रही। तो ब्लास्टोसिल, माइक्रोमेयर्स, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ इनिविजेशन, द एम्ब्रियोस गैस्ट्रुलेशन, उसके पश्चात आफ्टर शुरू हो जाता है इसका गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया, जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द पेरेंट कोइनोसाइट्स फॉर्म ए न्यूट्रिटिव ट्रोफिक मेम्ब्रेन अराउंड द ब्लास्टुला। तो जो ब्लास्टुला है उसके उस समय न्यूट्रिटिव जो कोशिका है, ट्रोफिक जो कोइनोसाइट्स फॉर्म ए न्यूट्रिटिव ट्रोफिक मेम्ब्रेन, ये ट्रोफिक झिल्ली का निर्माण हो जाता है जो पोषण में सहायता करती है। बोथ द मैक्रोमेयर एंड माइक्रोमेयर्स देन डिवाइड टू फॉर्म ए एम्फीब्लास्टुला। उसके पश्चात जो माइक्रोमेयर्स कोशिकाएं जो बच गई है, ठीक है, जो अंदर की तरफ जाके, तो वो मैक्रोमेयर्स और दूसरी जो माइक्रोमेयर्स है वो उसके साथ में डिवाइड होती है और वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण करती है। ये भी एक एम्फीब्लास्टुला, यहाँ पर बहुत सारे लार्वा अलग अलग स्टेज मिलेंगे जिनके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे पोरिफेरा के अंदर। तो ये एम्फीब्लास्टुला कहलाएगा। दैट स्केप्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो वो क्या है कि ये अवस्था जो है कि ये अपनी जो पेरेंटल बॉडी है उससे बाहर आ जाती है। तो ये लार्वल फॉर्म्स बनने के पश्चात ये अपने पेरेंट बॉडी को छोड़ देते हैं। देन इट स्टार्ट। तो इसके पश्चात ये विथ फ्लैजिला जो माइक्रोमेयर्स के अंदर कसाब पाए जाते हैं उनकी सहायता से ये स्वतंत्र रूप से पानी में तैरती है और अपने पेरेंट बॉडी से बाहर आ जाती है। एट द इंसिशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन जैसे ही शुरू होता है तो द एम्फीब्लास्टुला यूजुअली अटैच इटसेल्फ टू द सबस्ट्रेटम। तो ये कहीं आधार देखकर, जहाँ पर चट्टाने हैं वहाँ पर ये अपने आप को, जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है वो अटैच हो जाता है, चिपक जाता है और गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन टेक प्लेस बाय द इन्विजेशन आर इपीबोली। तो उसके पश्चात जो प्रक्रिया होती है वो इपीबोली भी होती है, मतलब द मूवमेंट ऑफ सेल्स इन, अंदर की तरफ कोशिकाओं का अलग अलग प्रकार का मूवमेंट होता है, उसको इपीबोली कहा जाता है। सॉरी, द माइक्रोमेयर इन्विजेटेड एंड मूव इनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो माइक्रोमेयर जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ मूव करती है, while the मैक्रोमेयर्स ग्रो ओवर द माइक्रोमेयर्स बाय। तो उसके पश्चात जो मैक्रोमेयर्स है वो बाहर की तरफ ग्रो करती है। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं, पहले जो मैक्रोमेयर्स बाहर थी वो अंदर की तरफ आई और माइक्रोमेयर्स बाहर चली गई। उसके पश्चात जैसे ही गैस्ट्रुलेशन चालू हो जाता है और ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्वतंत्र रूप से बाहर पानी में आ जाता है और तैरता है और कहीं जाके एक जगह पर जैसे ही गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया चालू हो जाती है तो वो अपने आप अटैच कर लेता है कहीं पर सबस्ट्रेटम के ऊपर। तो वहाँ गैस्ट्रुलेशन जब जैसी प्रक्रिया चालू होती है तो जो माइक्रोमेयर से वापस अंदर की तरफ आती है और जो मैक्रोमेयर से वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो गैस्ट्रुलेशन टेक्स प्लेस बाय द इन्वेजन ऑफ, तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू एपीबोली। द डेवलपमेंट प्रोसीड, द इनर माइक्रोमेयर्स प्रोड्यूस कोइनोसाइट्स। अब वो अंदर की जो माइक्रोमेयर्स है वो क्या बनाती है, कीटाणु कोशिकाओं का निर्माण करती है, आर्क्योसाइट्स का निर्माण करती है और कुछ प्रकार की अम्लभुक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, वाइल द आउटर मेगामेयर्स, और बाहर वाली जो मैक्रोमेयर्स है वो किसकी निर्माण करती है, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स
और स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाओं के निर्माण में काम आता है। पिनेकोसाइट्स जो पिनेकोडर्म बाहर वाला स्तर है वहाँ काम आती है। पोरोसाइट जो एक बोर लाइक पोर स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोसोपाइल जहाँ पर आप लिकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो दोनों चैम्बर है वो पोरोसाइट से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर ये बनती है पोरोसाइट्स। तो मैक्रोमेयर से पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट का निर्माण होता है, जबकि जो माइक्रोमेयर है उससे कोइनोसाइट्स और जो फ्लैगेलेटेड कोशिकाएं होती हैं, आर्कियोसाइट्स जो कि गैमेट्स का निर्माण करती है, युग्मक जिससे निर्मित होते हैं, अमोबोसाइट्स जो कि छोटी सी होती है, अमोब एक प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है इसका। द लार्वा फिक्सेस इटसेल्फ, तो इसके पश्चात लार्वा अपने आप को एक जगह फिक्स कर लेता है। और ब्लास्टोपोर एंड सेंट्रल कैविटी फॉर्म्स, तो अंदर की जो गुहा है वो निर्मित होनी चालू हो जाती है, जिसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है। एज द स्पॉन्जोसील ग्रो एंड एपरेचर इज कॉल्ड ऑस्कुलम, जैसे जैसे स्पॉन्जोसील का विकास होता है तो उसके ऊपर एक एपरेचर्स का निर्माण होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। एट द फ्री एंड द एम्ब्रियो बिकम सिंपल, उसके पश्चात जो भ्रूण है वो एक एस्कोनेट टाइप का स्पॉन्ज बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ओलेंथस। अब एम्फीब्लोस्टल के बाद जो स्टेज आ गई वो क्या है, ओलेंथस। एडल्ट आर साइकोनॉइड स्टेज इज ड्राइव्ड बाय द बल्जिंग ऑफ रेडियल कैनाल्स, जैसे जैसे जो इसकी रेडियल कैनाल है वो बल्जिंग होती है और फ्लैगेलेट कॉर्नोसाइट शिफ्ट इनटू इट, और जो कॉर्नोसाइट्स कोशिकाएं हैं, जो कशाभी युक्त कोशिकाएं हैं, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। बॉडी वाल फर्दर इंक्रीज इन थिकनेस, उसके पश्चात जो इसकी भित्ति है वो उसके अंदर विकास होता है और उसकी मोटाई बढ़ जाती है। ग्रोथ ऑफ द मिडल लेयर विथ स्पेक्यूल्स, और जो इसका मध्य स्तर है उसके अंदर कंटिकाओं का निर्माण होता है और धीरे धीरे फिर कैनाल सिस्टम में निर्मित होता है। फर्दर ब्रांचिंग एंड डिफरेंशिएशन, उसके पश्चात इनके अंदर और शाखाओं का और डिफरेंशिएशन होना, एंड उसके पश्चात इसके अंदर कॉलोनी, बहुत सारे और रिस्पॉन्स डेवलप हो जाते हैं। कॉलोनी डेवलप एंड न्यूमरस पोर्स appears on the surface of inhalant, act as a inhalant temperatures, तो इसके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर बनते हैं जो कि एक इनहेलेंट मतलब अंदर की तरफ पानी आता है उसके लिए सहायक होते हैं। दे आर नोन एज ए ओस्टिया, जिनको ओस्टिया कहा जाता है। ये जो आप लास्ट स्लाइड है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ओलेंथस का है, इसके अंदर ये ऑस्कुलम डेवलप हो गया, स्पॉन्जोसील का विकास हो गया, ये डर्मल ओस्टिया है जिसको इनहेलेंट टेम्परेचर कहा गया है, इसके ऊपर ट्राइरेटेड स्पिक्यूल्स और ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। स्टाल जहाँ अपने आप को कहीं सबस्ट्रेटम मिल गया वहाँ ये चिपका देता है। इसके बेसल डिस्क, ये ओलेंथस स्टेज है विथ ए पोर्शन ऑफ द सेल वॉल कट अवे टू शो द स्पॉन्जोसील। थैंक यू। तो ये अपना है इसका प्रजनन और इसके अंदर विकास किस तरह से होता है और इसकी लार्वल अवस्था है, एम्फीब्लोस्टोला और ओलेंथस स्टेज, और कब कब कौन कौन सी कोशिकाओं से क्या क्या निर्मित होता है, माइक्रोमेयर्स कौन सी सेल्स बनाती है, मैक्रोमेयर्स किस प्रकार की सेल बनाती है, यूपुबुली से कब कब होती है, कब माइक्रोमेयर्स बाहर की तरफ उसका इवेजिनेशन होता है, कब उसका इनवेजिनेशन होता है। थैंक यू।